1962 में एक कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी का नाम था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। कंपनी का मेन मोटो था हाई क्वालिटी रनिंग शूज बनाना, बाय द एथलीट्स फॉर द एथलीट्स। हम बात कर रहे हैं नाइकी के बारे में। नाइकी जो आज स्पोर्ट्स जगत में सबसे बड़ी कंपनी है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइकी की मेन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, नाइकी की शुरुआत कैसे हुई और नाइकी आज इतनी बड़ी कैसे है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको ये सारी बातें पता चल जाएंगी। नाइकी के फाउंडर फिल नाइट का मानना था कि हाई टेक्नोलॉजी रनिंग शूज कम प्राइस में बनाए जा सकते हैं अगर हम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करें अब्रॉड से। हाई क्वालिटी और हाई टेक्निकल इनोवेशन वाले रनिंग शूज एथलीट्स के लिए जो बनाती थी नाइक, वही उसको कल्ट स्टेटस दे गई। नाइकी पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस में बिलीव करती थी, जिसमें नाइकी का मानना था कि अगर एक टॉप एथलीट ऊपर से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है तो नीचे जाते जाते ज्यादा से ज्यादा लोग के प्रोडक्ट और ब्रांड चॉइसेस को वो इफेक्ट कर सकता है। इसी के साथ नाइकी हमेशा टॉप एथलीट्स के साथ प्रमोशन करती थी। लेकिन नाइकी का सबसे बड़ा ब्रेक 1985 में माइकल जॉर्डन को साइन करने के साथ आया। माइकल जॉर्डन उस समय बहुत बड़े प्लेयर नहीं थे। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल में उस समय शुरुआत कर रहे थे, लेकिन सुपीरियर परफॉर्मेंस को वो सिग्निफाई करते थे। अपने सारे परफॉर्मेंसेस से माइकल जॉर्डन ने तहलका मचा दिया और पहले ही साल में नाइकी को $100 मिलियन का फायदा हुआ। इसी के साथ नाइकी रुका नहीं। नाइकी ने हिप हॉप कल्चर को भी टैप किया और सारे रैपर और आर्टिस्ट एयर जॉर्डन को अपना जूता मनाने लग गए, जो मेन उनके वेरेबल शूज बन गए। इसी के साथ स्नीकर हेड मूवमेंट की भी शुरुआत हो गई। लोग आजकल सालों साल, घंटों घंटों, महीनों महीनों रुकते हैं स्नीकर्स के लिए, एयर जॉर्डन्स के लिए, और लोग मर भी जाते हैं कि कब ये स्नीकर्स रिलीज होंगे, और ये बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। 1988 में सबसे पहली बार जस्ट डू इट कैंपेन लाइव हुआ, जिसमें एथलेटिक एंथुजियास्ट जितने भी थे उनको प्रेरणा मिली कि अपने गोल्स को कैसे चेस करें। इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ नाइकी इनोवेटिव एड्स का। ये $20 मिलियन की एड थी। एड कैंपेन पूरी नाइक की जस्ट डू इट थी और आज भी नाइकी को जस्ट डू इट के नाम से जाना जाता है। नाइकी जैसे ही आगे बढ़ा अमेरिका से यूरोप में, उसको यह पता चला कि उसकी जितनी भी टेक्निक्स और एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज है बहुत एग्रेसिव है। नाइकी ने जल्दी ही अपनी बात को समझा और उनने अपना रुख बास्केटबॉल से सॉकर में मोड़ लिया। उनने कई सारी मेजर यूथ लीग्स और नेशनल टीम्स को स्पॉन्सर किया। लेकिन आप जानते हैं, जब तक कोई बड़ी कंपनी या जब तक कोई बड़ा ब्रांड या बड़े प्लेयर या बड़ी टीम के लोग नाइकी के कपड़े नहीं पहन लेते, नाइक नहीं चमक पाता। 1994 की वो बात है जब ब्राजील ने वर्ल्ड कप जीता। ये नाइक के लिए ब्रेक थ्रू मूवमेंट था। ब्राजील एक वही टीम थी जिसको नाइक स्पॉन्सर कर रहा था, और ब्राजील ने जैसे ही वर्ल्ड कप जीता, नाइकी अव्वल नंबर पे आ गया। 2007 में आउटसाइड का बाकी कंट्रीज का जितना भी रेवेन्यू है वो यूएस के रेवेन्यू को पार कर गया। 2008 में नाइकी ने अम्ब्रो को अक्वायर किया। अम्ब्रो एक ऐसी कंपनी थी जो फुटबॉल के गेयर बनाती थी, फुटबॉल के कपड़े बनाती थी। इसी एक्विजिशन के साथ नाइकी ने 100 से ज्यादा नेशनल टीम्स को स्पॉन्सर किया। बहुत बड़ी बात है। इसी सक्सेस को आगे ले जाते हुए दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में नाइकी ने अपनी एंट्री की। सबसे पहले एंट्री ली 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में। बीजिंग ओलंपिक्स को एडिडास स्पॉन्सर कर रहा था, लेकिन नाइकी को अलाउंस मिल गई अपने एड्स दिखाने की। नाइकी बहुत सारे नेशनल टीम्स को भी स्पॉन्सर कर रहा था, और उसी के साथ 12 में से 11 जो यूएस बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे ड्रीम टीम के, उसको भी स्पॉन्सर कर रहा था। नाइकी ने उसी साल $3.5 बिलियन का फायदा और रेवेन्यू निकाला चाइनीज मार्केट में से। बहुत बड़ी बात है नए मार्केट में जाने के लिए, और लोग कहते हैं एडिडास से बेहतर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ओलंपिक्स की नाइकी की थी। इसी के साथ डिफरेंट कैटेगरीज में, फुटवेयर में, अपैरल में और इक्विपमेंट की डिफरेंट कैटेगरीज में नाइकी ने अपने बेशुमार ताकत दिखाई, बड़े बड़े लोगों और बड़े बड़े एथलीट्स के ब्रांड एंडोर्समेंट्स के साथ और कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम के साथ। सबसे पहले नाइकी ने साइन किया गोल्फ के बेतहाज बादशाह टाइगर वुड्स को। गोल्फ बहुत नीरस स्पोर्ट था,
लेकिन टाइगर वुड्स के फ्लैम्बॉयंस नेचर और नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से गोल्फ एक फैशन स्टेटमेंट बन गया। लोग वेट करते थे कि टाइगर वुड्स कौन सा गियर पहन के, कौन से कपड़े पहन के गोल्फ के मैदान में आएंगे। NikeGolf.com के तहत कंज्यूमर आउटरीच प्रोग्राम भी बढ़ा, जिसमें लोग टाइगर वुड्स से क्वेश्चन पूछ सकते थे और टाइगर वुड्स उसका आंसर भी देते थे। नाइकी ने क्लोथिंग और गियर के साथ टेनिस में भी अपनी एंट्री करी। मारिया शारापोवा, रॉजर फेडरर और राफेल नडाल जैसे बड़े लोगों को साइन करके। लोग कहते हैं 2008 का विंबलडन फाइनल राफेल नडाल और रॉजर फेडरर के बीच एक कोई मैच नहीं था, 5 घंटे का नाइकी का लाइव कमर्शियल था, जिसको लोग 10.5 मिलियन की वैल्यू के साथ बताते थे। नाइकी ने इसी के साथ 7 टाइम विनर लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ पार्टनरशिप करी, जिसमें लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने बहुत सारे कमर्शियल्स नाइकी के लिए किए। नाइकी ने सिर्फ लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कमर्शियल ही नहीं किए, उनकी फाउंडेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलाए, जहां पे लिव स्ट्रॉन्ग कैंपेन के तहत 70 मिलियन येलो बैंड्स नाइकी ने बेचे और $80 मिलियन की सेल लाइव स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को भी दे दी। नाइकी ने रनिंग में भी अपनी एंट्री बनाई। नाइक रन प्लस ऐप के साथ लोग अपनी कैलोरीज को मैप कर सकते थे, अपने रन्स को टैप कर सकते थे, लोगों के साथ गेमिफाइड तरीके से आपस में अपने प्रोग्रेस शेयर कर सकते थे। ये एक बहुत बड़ा दाव था और रनिंग में सबसे ज्यादा आगे एक मार्केट शेयर लेने वाली कंपनी नाइकी बन गई। नाइकी की जो एड्स की स्ट्रैटेजी थी वो भी बड़ी कमाल की थी। वो हमेशा एक ऐसे एड्स बनाते थे जो नेशनल मूवमेंट्स को हाईलाइट करते थे। रेशियल इंजस्टिस के खिलाफ, ब्लैक लोगों के खिलाफ जितने भी मूवमेंट्स होते थे वो उस मूवमेंट को हाईलाइट करते हुए हमेशा ऐसे मूवमेंट्स और एड्स बनाते थे, जिससे बहुत लोग समझते थे कि ये नाइकी की क्या स्ट्रैटेजी है, इसके तहत वो पीछे चले जाएगी कि, लेकिन हमेशा नाइकी के लिए वो पे बैक कर गई। नाइकी की जो आगे की स्ट्रैटेजी है, फर्म की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जो आप बताते हैं, उनका फोकस है फुटबॉल पे, बास्केटबॉल पे, रनिंग पे, वुमेन्स फिटनेस पे और स्पोर्ट्स कल्चर को आगे बढ़ाने पे। अभी अगर देखा जाए तो 2019 में नाइकी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट $30 बिलियन का था। वाकई में एक बहुत बड़ी सक्सेस स्ट्रैटेजी और सक्सेस स्टोरी है नाइकी की। इसी तरह आपको और वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।